हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स। तो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं वॉलंटरी मेंबरशिप। तो वॉलंटरी मेंबरशिप अभी मैंने जस्ट आपको ये पॉइंट करवाया था, मीनिंग के अंदर बताया था, किसके अंदर पार्ट जो मेंबर्स हैं उनको कंपेल नहीं किया जाता। कोई भी पर्सन विलिंगली इसका मेंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। इसके अंदर किसी रिलीजन जब कास्ट से रिलेशन होता कि ये रिलीजन वाला जो कास्ट वाला इसका मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, एक रेस्ट्रिक्शन होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए कौन बन सकता है, फार्मर ही उसका मेंबर बन सकता है, अनदर उसका मेंबर नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास क्या था, वॉलंटरी। तो वॉलंटरी मेंबरशिप में हम क्या कहते हैं कि कोई भी मेंबर इसका जो है पर्सन है मेंबर बन सकता है, विलिंगली मेंबर बन सकता है, उसको इसके लिए कंपेल नहीं किया जाता। जब चाहे वो मेंबर बन सकता है, जब वो मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो वो मेंबरशिप छोड़ सकता है, लेकिन उसको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दूसरी बात, जब वो मेंबरशिप छोड़ रहा है तो उसका जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए उसके अंदर शेयर है, उसको अपने शेयर को लेने का राइट होता है। तो आपको बताया कि इसमें किसी रीजन जब कास्ट का नहीं होता कि इस रीजन का या इस कास्ट का मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है रेस्ट्रिक्शन, क्या है कि यदि फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें एक फार्मर ही उसका मेंबर बन सकता है, अदर कोई मेंबर उसका नहीं बन सकता। तो ये वॉलंटरी हमारे पास क्या है, मेंबरशिप है। दूसरा पॉइंट कहता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक्ट होता है, कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग अपन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या हमारे पास 1912, यानी कंपनी का जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जहां आपको बताया था कि कुछ स्टेट्स के अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, तो इनके अपने कोऑपरेटिव एक्ट है। तो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इनके रजिस्ट्रेशन होता है। अब बात आती है इसमें कि इसकी जो एंटिटी, जब हम उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो इनका जो एंटिटी होती है, इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो मेंबर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी एसेट्स होगी, वो सोसाइटी के नेम से होगी, ना कि उनके मेंबर के नेम से होगी। कल को कोई दिक्कत आती है, जो सोसाइटी है किसी अदर थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस कर सकती है, और थर्ड पार्टी किसके ऊपर केस कर सकती है, सोसाइटी के ऊपर भी कर सकती है। ये केस मेंबर्स के ऊपर नहीं होगा, किसके ऊपर होगा, सोसाइटी के ऊपर। तो ये इसका लीगल स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर आपको बताया है किसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। अभी तक हमने पार्टनरशिप को पढ़ा था, पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड, और सोल ट्रेड में भी लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड। लेकिन इसमें लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड कितनी कि जितना मेंबर ने अपना शेयर इन्वेस्ट किया, कल को लॉस होती है तो जितना उसने शेयर इन्वेस्ट किया वही इसके अंदर यूज होगा। उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल जो एसेट्स है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल। तो कंट्रोल कैसे किया जाता है इसका, इसमें सोसाइटी के अंदर एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, और मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन होता है, यानी एक डेमोक्रेटिक वे। जैसे आज हम हमारे जो पीएम है, जहाँ हमारा जो सीएम है, एमएलए, एमपी, हम ऐसे चुनते हैं हम एमपी को वोट डालते हैं तो हमारा पीएम बनता है, एमएलए के द्वारा हमारा क्या बनता है, सीएम। डेमोक्रेटिक यानी कौन चुनता है उसको, प्रजा, जो हमारी पब्लिक है उसके द्वारा। सेम टाइप जो एक सोसाइटी होती है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको वोट डालने का, इक्वल वोट डालने का राइट होता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा शेयर है उसको ज़्यादा वोट डालने का राइट होएगा, और किसी के पास कम शेयर है तो उसको कम वोट डालने का राइट होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, वन पर्सन वन वोट। इसके अंदर शेयर मैटर नहीं करते कि किसी के पास ज़्यादा शेयर है तो वो ज़्यादा वोट डाल सकता है, तो सभी को एक वोट डालने, यानी वन पर्सन वन वोट डालने का राइट होता है। वन शेयर वन वोट नहीं होता, ध्यान रखना, वन शेयर वन वोट नहीं है, क्या है, वन पर्सन वन वोट का राइट होता है। तो इसमें जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो आगे जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और
मैनेजिंग कमेटी के द्वारा इस सोसाइटी को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। तो ये इसका क्या है, कंट्रोल। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास आता है, सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव हमने पहले बताया था कि ये किस लिए ओपन की जाती है, जो पुअर सेक्शन होता है सोसाइटी, वीकर सेक्शन होता है, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनके लिए। तो इसका जो पर्पज होता है, मेन पर्पज, मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस, अपने मेंबर्स की हेल्प करना। अब ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रॉफिट अर्न नहीं करती, प्रॉफिट अर्न करती हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो उसके लिए ये इसको ओपन की जाती है। तो ये इसका हमारा पॉइंट करता है सर्विस मोटिव। नेक्स्ट पॉइंट था इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इसके अंदर चाहे किसी भी मेंबर्स के पास ज़्यादा शेयर्स हो, चाहे किसी मेंबर्स के पास क्या हो, कम शेयर हो, सभी को राइट कैसा होता है, इक्वल राइट होता है, वन पर्सन वन वोट। कौन सा रूल इंप्लीमेंट होता है यहाँ पे, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, वन पर्सन वन वोट। कई बार आपको एमसीक्यू में ये दिया जा सकता है वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन वोट नहीं होता, वन पर्सन वन वोट। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, हमारे पास डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सरप्लस होता है, उस सरप्लस का जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है कि 1/4 जो सरप्लस है, 1/4 ऑफ द सरप्लस किसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, ये हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व। किसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। जो किसके अकॉर्डिंग होता है, एज पर लॉ होता है कि जितना भी सरप्लस है, सपोज हम ये कहें कि हमारा सरप्लस 10 लाख है, तो 10 लाख का कितना हो गया, 2.5 लाख किसके अंदर चला जाएगा, जो 1/4 कितना हो गया, 2,50,000 हो गया हमारे पास, वो किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड। डिविडेंड आपको मैंने बता रखा है कि जो प्रॉफिट का जो दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड जो प्रॉफिट का पार्ट हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उन्होंने कैपिटल क्या कर रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है। लेकिन ये डिविडेंड कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा, नॉट एक्सीड, क्या लिखेंगे, नॉट एक्सीड 10%, ये 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीड। मैं लिख सकता हूँ साथ में 10% ऑफ द सरप्लस। तो सरप्लस के 10% से जे ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट कर लिया हमने, 1/4 कहां पे ट्रांसफर करना, हमने जनरल रिजर्व में। और डिविडेंड हमने किस तरह दे सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, जो सरप्लस है उससे 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, ये क्या हमारे पास, जिस एरिया में हमारी सोसाइटी है उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए भी हमें खर्च करना पड़ता है। चाहे हम वहाँ पे कोई लाइब्रेरी बना दें, कोई पार्क बना दें, जैसा कोई ना कोई डिस्पेंसरी बना दें, तो उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना होता है। तो वो भी किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जो हमारा सरप्लस है उसके 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट में क्या आ हमारे पास, जो रिमेनिंग जितना 1/4 हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में, अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर लॉ। 10% से ज्यादा हम क्या नहीं दे सकते, डिविडेंड। और 10% हम कहाँ पे इन्वेस्ट करना, ये भी 10% से ज्यादा नहीं होता। जिस एरिया में हमारी सोसाइटी है उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। बाकी जितना भी हमारा रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग सरप्लस जो है, रिमेनिंग सरप्लस को कहां पे यूज किया जाता है, बॉन्ड्स देने के लिए। क्या देने के लिए, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स किसको दिया जाता है, मेंबर्स को दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये बॉन्ड्स नॉट अकॉर्डिंग टू शेयर, जिस तरीके से उन्होंने शेयर ले रखे हैं, मतलब किसी ने ज्यादा शेयर ले रखे हैं तो उनको ज्यादा बॉन्ड्स नहीं दिया जाता। ये दिया जाता है मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी, किस मेंबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जैसे कौन सा मेंबर
सोसाइटी से ज़्यादा परचेज कर रहा है, जो ज़्यादा परचेज कर रहा है इसमें वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संस्था के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उसको बोनस क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जो लेस परचेज कर रहा है उसको क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। जो शेयर्स के अकॉर्डिंग बोनस नहीं दिया जाता, किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो उस मेंबर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। जो मेंबर संस्था के लिए, सोसाइटी के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसको ज़्यादा बोनस मिलेगा, जो लेस कंट्रीब्यूट करेगा उसको क्या मिलेगा, लेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा परचेज करेगा उसको ज़्यादा बोनस, और जो लेस परचेज करेगा उसको लेस। तो मैं दोबारा फिर से पॉइंट आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि 1/4 ट्रांसफर किसमें किया जाता है, जनरल रिजर्व में। जो हमारा सरप्लस है उसका 1/4 किसमें ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में, अकॉर्डिंग टू एज पर लॉ। डिविडेंड, जो डिविडेंड दिया जाता है, जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। और वो डिविडेंड किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं। सरप्लस का जो है नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सरप्लस। फिर पॉइंट आता है हमारे पास, जिस एरिया में हमारी सोसाइटी है उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, यानी एरिया को क्या करना, डेवलप, उसके ऊपर भी हम किससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, 10% से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट, जितना भी हमारा रिमेनिंग सरप्लस रह गया वो क्या दे दिया जाता है, बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसको, मेंबर्स को। लेकिन ये शेयर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ये किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जो हमारी मेंबर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम करेगा उसको क्या मिलेगा, बोनस कम दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग की भी हम क्यों करते हैं, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लेके चलते हैं कि इसके जो रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इसके पास जितने भी जो उसके मेंबर्स होते हैं ऑल आर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं सभी के पास। इसलिए हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास सोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो सेल की जाती है वो कैश सेल की जाती है। लेकिन ऐसा भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी कोई रोक नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी है वो क्रेडिट सेल नहीं कर सकती। क्रेडिट सेल कर सकती है, लेकिन रिसोर्सेज को देखते हुए मैक्सिमम जो सेल होती है वो कैश सेल होती है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस कहाँ से मिलता है, 3 पॉइंट है फाइनेंस के। फर्स्ट, जब हम मेंबर बनेंगे तो हम उसके अंदर पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल क्या करेंगे, इन्वेस्ट, शेयर परचेज करेंगे। शेयर किसको सेल किए जाएंगे, मेंबर्स को शेयर सेल किए जाएंगे, और मेंबर के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो पहला इसका सोर्स है। सेकंड होता है कि हम गवर्नमेंट से, जो हमारी सोसाइटी उसको गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या देती है सोसाइटी को, ग्रांट वगैरह भी देती है। ये 3 सोर्सेज हैं कि फाइनेंस का अरेंज कहाँ से होता है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, आपको पता है कि जो हम बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं तो बिना फाइनेंस के तो हम सोच ही भी नहीं सकते बिजनेस के बारे में, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं चलता। कोई भी बिजनेस है, मतलब हम कितना ही सोच लें कि हम इतना बड़ा बिजनेस ओपन करेंगे, लेकिन पैसा नहीं है, मनी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो बिना मनी के हम बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते। तो इसके सोर्स क्या है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के, आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि जो मेंबर्स हैं उनको शेयर्स क्या किए जाते हैं, सेल, उनके द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है, एक तो वो हमारे पास फाइनेंस का सोर्स होगा। दूसरा, लोन कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट से लोन मिलता है। और ग्रांट कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट से ही क्या मिलती है, ग्रांट मिलती है। जो जितनी भी गवर्नमेंट्स है जो सोसाइटी को ग्रांट्स वगैरह अवेलेबल करवाती है, ग्रांट्स देती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा वॉलंटरी एसोसिएशन, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स देखती है, और एंड ऑफ द ईयर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने जो अकाउंट्स की जो एक रिपोर्ट होती है रजिस्ट्रार के पास क्या करनी होती है, सेंड करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फीचर्स, जिसमें हमने फर्स्ट फीचर क्या थी, वॉलंटरी मेंबरशिप, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल, सर्विस मोटिव, इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, थोड़ा सा पॉइंट बड़ा था, आपको डिटेल करवाया उसका। रिमेनिंग जो हमारे पास कैश ट्रेडिंग, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, एंड लास्ट पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स फीचर्स। तो आप इसको ध्यान से करोगे, बहुत ही डिटेल से आपको ये चैप्टर इतना करवाया है, तो आप इसको सारे पॉइंट को ध्यान से करोगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं। बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।